हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने मैं जो लेकर प्रैक्टिस सेट आ रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है कि दोस्तों ये सोच लेना कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है इससे। जैसे कि देखते हैं कि SSGD के लिए है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 मैं 4 और डाल चुका हूँ, उसमें देख लेना आप लोग। जो GK GS का प्रैक्टिस सेट है, GK GS इसमें होगी। पूरे 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए आपको उसका आंसर बताना है। एक क्वेश्चन वो दूंगा आपके लिए। और 2025 में जो SSGD के कुछ ही दिनों बाद इसका एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पुराने जो इसके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसकी व्याख्या सहित ही बताऊंगा मैं, इसकी व्याख्या सहित, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और न्यू चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के देश प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये बताना है रोपण जो आपके कृषि के मुख्य कृषि क्षेत्र हैं वे पाए जाते हैं, तो किस प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो विश्व क्षेत्र के कौन हिसाब से पाए जाते हैं ये बताना है। तो ये आपके क्या है, ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर तो होगा आपका ए। लेकिन इसकी व्याख्या बताते हैं कि रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। बस जो आपके सामने रखा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, ये बताना है। कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, जी किस क्षेत्र से है, ये है आपके सांप्रदायिक सब जो आपके सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, इसके लिए है। किससे, आप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जैसे दूसरी व्याख्या देखते हैं कि सन 1990 में भारत सरकार ने सांप्रदायिक दंगों के दौरान साहसिक कार्यों को प्रेरित और सम्मानित करने के लिए कबीर पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार शारीरिक नैतिक रूप से साहस और मानवीयता का परिचय देते हुए दूसरे या अन्य समुदाय, जाति या विशेष धर्म समूह से संबंधित है। सदस्यों का जीवन और संपत्ति बनाने को प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप प्रदान किया गया है। जिसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन है कि दी नेकेड फेस अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक है। इसके कितने द्वारा, मतलब इसे किसके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखे, बात एक ही है। तो ये बताना है। तो ये है आपका कितने सिडनी शेल्डन द्वारा लिखा गया, कितना, ये आपका सिडनी शेल्डन। तो इसकी जो व्याख्या है वो बताते हैं आपके सामने। जैसे कि सिडनी शेल्डन है द्वारा लिखा गया जो प्रथम उपन्यास कैनेड फेस जो लिखी गई थी वो आपकी 1970 में प्रकाशित किया गया था। अमेरिका में रहस्यवादी लेखकों द्वारा लिखी गई थी। लेखक के प्रथम सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में इसे एगर अलेन पोई अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। क्या किया गया था, नामांकित किया गया था। जी आपका हमें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने पुस्तक हिंद स्वराज लिखी, जी बताना है। किसने पुस्तक हिंद स्वराज लिखी, तो जी आपके सामने ऑप्शन नंबर होगा महात्मा गांधी ने लिखी। किसने, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि देखते हैं कि हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में नामक पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जी है आपके सामने राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है। मातृभाषा है, मातृ दिवस कब मनाया जाता है ये बताना। तो ये मनाया जाता है कब, मई का दूसरा रविवार है। कौन सा, मई का दूसरा रविवार। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मातृ प्रेम और माताओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जाता है। यह विश्व के कई भागों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत इत्यादि देशों में यह दिवस सामान्यतः मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2014 में 11 मई को मदर्स डे मनाया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है
क्रिकेट में प्रत्येक विकेट की लंबाई कितनी होती है ये बताना है। क्रिकेट में जो विकेट की लंबाई वो कितनी होती है, तो यही आपके सामने क्रिकेट की जो आपका ऑप्शन नंबर है आपका कितनी 28 इंच होती है। कितनी होती है? 28 इंच। अब इसको देखते हैं, 28 इंच होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रत्येक स्टंप की लंबाई 28 इंच या फिर 71.1 सेंटीमीटर होती है। इसका अधिकतम और न्यूनतम व्यास क्रमशः होता है 11/2 इंच, मतलब 3.81 सेंटीमीटर, और 13/8 इंच सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो 3.49 सेंटीमीटर होता है। स्टंप और बेल्स मिलकर पिच के दोनों सिरों पर विकेट का निर्माण करते हैं। प्रत्येक विकेट की चौड़ाई 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर होती है। ये आपके सामने व्याख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और भाषा भी मेरी आपके सामने बहुत अच्छी शायद लगती होगी आपको। तो एक बार न्यू चैनल पर हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस बॉल का व्यास सबसे अधिक होता है। जी बताना है कि इसमें से जो 4 बॉल दी हुई है इसका सबसे ज़्यादा व्यास होता है किस बॉल का होता है, किस खेल की बॉल का होता है, ये बताना है। तो ये होता है आपकी ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट बॉल का व्यास सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या है इसकी कि अधिकृत रूप से टेनिस बॉल का न्यूनतम व्यास होता है कितना 2.575 इंच और अधिकतम व्यास 2.7 इंच होता है। जो तो स्क्वैश बॉल का व्यास 1.55 इंच होता है, और जो आपकी अगर वैसे देखा जाए इंच में तो 1.59 इंच के मध्य होता है। गोल्फ की बॉल का व्यास जो होता है, किसकी? गोल्फ अगर गोल्फ की देखा जाए तो इसका व्यास होता है जो 1.68 इंच से कम नहीं होता है। मतलब इसका जो गोल्फ की बॉल का 1.68 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट बॉल का व्यास होता है वो 7 सेंटीमीटर यानी 2.75 इंच होता है इसका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट बॉल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रमुख बनने वाला एकमात्र धर्म परिवर्तित भारतीय मुस्लिम कौन है? जी बताना। धर्म परिवर्तित, जी आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह है। जी कौन सा है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बारे में देखते हैं कि नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। जी कब? 1320 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पकड़े जाने, अपना गुलाम बनाए जाने और इस्लाम स्वीकार करने से पूर्व वह एक हिंदू था। जो पकड़े जाने के बाद वह एक हिंदू था। उसे हसन के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक शाह ने उसे खुसरो खान की उपाधि प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन खुसरो शाह। अगला अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। इनमें से किस मुगल सम्राट ने तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? ये बताना है कि तम्बाकू के प्रतिबंध लगा दिया था तो किसने लगाया था? कौन सा ये मुगल सम्राट था? ये बताना है। तो कौन सा था? ये आपका ए और बी दोनों दो थे। कौन थे? अकबर और जहांगीर। कौन से थे? अकबर और जहांगीर। ए और बी दोनों आपके राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में तम्बाकू का प्रयोग शुरू हुआ और शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया है। इसके दुष्ट भावों को देखते हुए जहांगीर ने सन 1618 में इसके उपयोग पर रोक लगा दी। बाद में औरंगजेब ने तम्बाकू के बाद साथ साथ कॉफ़ी और अल्कोहल को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया। तो जी आपका राइट आंसर होगा अकबर और जहांगीर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब किसके द्वारा दिया गया था? जी बताना है। जो राजा राम मोहन को राजा के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा इसको कहा गया था? जी बताना है। तो किसके द्वारा? जी है आपका अकबर शाह द्वितीय द्वारा। किसका? अकबर शाह द्वितीय द्वारा। अच्छा देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता के कल्याण हेतु कार्य करने और कानून 17 सती प्रथा का उन्मूलन बनाने में अंग्रेजों को तैयार करने के कारण मुगल शाह अकबर सेकंड ने
1829 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के नाम से जाना गया था। तो आपका राइट आंसर अकबर शाह सेकंड होगा, इन्होंने ही राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, जी बताना है कि जो जी अभ्यारण्य इनमें से वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, जी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी जी वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सी? में से सभी। जैसे जलदपारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के बाद स्थल पर स्थित है। गोरुमारा जी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। संकटग्रस्त बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। तो आपके सामने तीनों बता दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है, ये बताना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आया बहुत ज़्यादा बार आया क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है कितने वर्षों के लिए होता है, ये बताना है। तो ये बताना कितने वर्षों के लिए होता है, ये होता है 5 वर्षों के लिए। इसके देखते हैं इसकी व्याख्या कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को कितने भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, कितने भी बार चुन सकते हैं। हालांकि उनके कार्यालय को मृत्यु इस्तीफे का निष्कासन से पहले समाप्त कर किया जा सकता है, मृत्यु इस्तीफे के बाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की इकाई है, जी बताना। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, क्या होती है, जी होती है प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। क्या होती है? दूरी। देखते हैं प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक होता है। इसका प्रयोग औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको IAU के नाम से जाना जाता है, द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार प्रकाश वर्ष से तात्पर्य 1 जूलियन वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये बताना है। तो ये होगा आपके सामने काला दिखाई देगा। कैसा देगा? काला दिखाई। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे देखते हैं व्याख्या कि प्रकाश द्वारा निश्चित रंगों को परिवर्तित करने के कारण वस्तुएं एक निश्चित रंग की प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे बोला जाए कि लाल गुलाब अपनी सतह से लाल प्रकाश को परावर्तित करने के कारण लाल दिखाई देता है। हालांकि लाल और हरा रंग होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक रंग है, अतः लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने के लिए काला प्रतीत दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर काला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था, जी बताना। किसका? निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था, जी बताना है। तो कौन सा? औरंगजेब था। औरंगजेब सम्राट शाहजहां का पुत्र था। जन्म 1628 से 1658 और मुमताज बेगम का पुत्र था जी। वह मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था जी, जिसने जुलाई 1658 से 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था इन्होंने। उसके बाद शाह बनने के कार्यकाल में मुगल सम्राट का सबसे अधिक विस्तार हुआ और उसका अधिकार क्षेत्र लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। तो आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है 16 नंबर है, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बताना है। तो किसके लिए ये दिया गया था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ऐसे जी बहुत बार। तो ये आपका किसका? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बताना कि कब मिला था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि अत्यधिक जो होता है अत्यधिक संवेदनशील, नूतन और सुंदर छंदों से युक्त गीतांजलि लिखी हुई है। गीतों का अर्पण या अंजलि नामक शीर्षक से अपने काव्य संग्रह के लिए
टैगोर ने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। वे यह सम्मान पाने वाले प्रथम गैर यूरोपियन थे जी, प्रथम गैर यूरोपियन थे। तो इसका राइट आंसर सी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जी बताना है। तो जी कहाँ पर है, जी है आपका जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। वारसाई की संधि, कौन सी संधि, वारसाई की संधि, वारसाई की संधि के आधार पर हुई थी। बाद में 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट जो आपके अभिकरण बन गया था। मजदूरों की अवस्था और रहन सहन के स्तर में सुधार करना था तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा इसका उद्देश्य था जी, बस और कुछ नहीं। सुधार का आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसमें 3 पक्षों जैसे सरकार, नियोजन तथा कामगारों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। 1969 में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जिसे देखते हैं कि प्रधान कार्यरत था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय CH 1911 जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, जी बताना है। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है, तो देखते हैं इसको। कौन सा जी आपका है सिंगापुर। भूमध्य रेखा जो आपका है सिंगापुर, कि दिए गए शहरों के सिंगापुर भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है जी, कौन, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जी बताना है। तो जी है आपका सेकंड नंबर आपका राइट आंसर होगा, बी आपका जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया जिसमें एशिया में व्यापार के विकास के लिए कंपनी के एकाधिकार को निर्धारित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य डच कंपनी के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त करना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में भारत के आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम के व्यापारिक श्रेणी की स्थापना की। मसूलीपट्टनम में व्यापारिक श्रेणी की स्थापना की। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। जी इसका व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन के आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यह कहा जाता है और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो ये बताना है। जी आपका बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उद्योग में तथा अपच एवं जलन के समय दबाव में के रूप में किया जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। तो दोस्तों जो भी आपके सामने 20 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे होंगे। तो दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कमेंट में बताना है इसका आंसर। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, जी बताना है। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर। जैसे कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर। तो जी इसको आपको आंसर बताना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी व्याख्या भी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़ और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।